बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हमास के साथ से विंग के सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत ने एक तहलका मचा दिया, एक नहायत अफसोसनाक वाक़या जिससे आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। एक तरफ तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल को इतनी खुली छूट मिल गई है कि 40,000 फ़लस्तीनियों की मौत की करते हुए और इतनी लोगों ने जो जाम शहादत नोश किया है, इसके बाद वो कोई भी काम ऐसा दुनिया में कर सकता है और खुली छूट उसको मिल गई है कि वो दुनिया में जो भी चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे कत्ल कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि इसराइल इस वक्त ऐसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि इतनी कार्रवाइयां करने के बावजूद भी जो नताइज उसको हासिल करने थे, उन नताइज में वो कामयाब नहीं हो सका। एक और इसका पहलू ये भी निकलता है कि क्या वाकई ही इसराइल की फ्रस्ट्रेशन इस तरह से आगे बढ़ गई है कि जहां उसको जंगबंदी का कहा जाता है, खुद उसका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका जब जंगबंदी पे प्रेशर भी कर रहा है, तो उसमें इस्माइल हनिया की मौत जो है, उनकी शहादत एक ऐसा सवाल बनती है कि जहां पे जिनसे उनको मुज़ाकरात करने थे तमाम मामलात को हल करने के लिए, उन्हीं को ही शहीद कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आगे इसराइल करना क्या चाहता है। लेकिन साथ ये भी पहलू उजागर होता है कि ईरान में ही ये कार्रवाई करना क्यों ज़रूरी था। क्या ईरान को जंग की तरफ धकेलने की एक कोशिश है। दूसरी तरफ जिस तरह से बहुत सारे हल्के ये कहते हैं कि एक जंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब ये मेरा अपना एक तज्जिया, हम बाकी तो बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी जंग की सूरत हाल तो बहरहाल इस वक्त पैदा होना मुश्किल है। हाँ, छोटी कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है, उसके इम्कानात लग रहे हैं और कोशिश भी होगी कि हम तो यही दुआ करते हैं कि पूरे खत्ते के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ी सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि इसराइल के पास हथियार, यहाँ पर ईरान के पास हथियार तो मौजूद हैं, लेकिन बीच में जो सफ़र है एक बड़ा सफ़र है कि अगर वहाँ से अगर जंग की सूरत हाल होती भी है तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर ईरान खुद बहुत से सेंक्शन का इस वक्त में गिरफ्तार है, तो उसके बाद भी क्या सूरत हाल बनती है, आगे क्या चीज़ें होंगी। इस वक्त जो 2 ब्लॉक्स बने हुए, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो वो 2 ब्लॉक्स में अपना नाम शामिल नहीं करना चाह रहे थे या अपने तौर पे उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लगता कुछ यूँ है कि जो एक ब्लॉक की तरफ, किसी एक ब्लॉक की तरफ रुख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कुछ मामलात हैं। इस वक्त बलूचिस्तान आप देख लें या फिर केपी में जो कुछ है, बन्नू की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो माजी में गलतियाँ हुई, ख़ासतौर पे केपी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं और जिस तरह ऑपरेशन का कहा गया था और केपी गवर्नमेंट ने, मैं इस वक्त सियासी बात करना नहीं चाह रही थी पहले मौजू पर, लेकिन ज़रूरी है कि इस बात को भी डिस्कस किया जाए, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़ौज की तरफ से जब ये बयान आता है कि हमें इस ऑपरेशन को इस तरह से वेलकम नहीं किया गया, हमें सियासी पार्टीज़ की तरफ से या इस तरह से जनाब असेंबली फ्लोर पे उस हवाले से बात नहीं की गई। इस वक्त अगर आपके मुल्क में अगर कोई इंतशारी कैफियत हो और जिसको आप खारजी पहले नहीं कह रहे थे, फिर आपने खारजी करना जिनको शुरू किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना अब ज़रूरी है, तो फिर सियासी मुखालफत क्यों है। लेकिन कहने का मकसद ओवरऑल ये है कि अगर आपके मुल्क की अपनी सूरत हाल ऐसी है कि जहां आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसमें अगर आपके पड़ोसी मुल्क में कुछ हालात ख़राब होते हैं तो आप किस हद तक उनका साथ देंगे या आप खुद क्या इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। दूसरी तमाम सिचुएशन में हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क होगा कि जो इस वक्त इसराइल के शदीद मुखालफत में भी खड़ा हुआ है और अपने फ़लस्तीनी भाई के साथ हैं। हम इखलाकी तौर पे इस वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारी स्टेट की पॉलिसी यही तमाम चीज़ें कहती हैं। इन तमाम चीज़ों में क्या सिर्फ हम इखलाकी तौर पे इन तमाम सूरत हाल में खड़े रहेंगे या इससे ज़्यादा भी हम कुछ करने की पोजीशन में हैं। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब फवाद सिद्दीकी साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद सिद्दीकी साहब, क्या कहते हैं इसमें इस्माइल हनिया की शहादत और ईरान की सरजमीन पे ये होना, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सना साहब। पहले तो इस्माइल हनिया की सूरत में फलस्तीन की जो आज़ादी की तहरीक थी, वो एक बहुत ही बड़े लीडर से महरूम हो गई है। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए और इनके खानदान की शहादत को कबूल करवाए, इनके बेटों की, इनकी पोतों की। पहले तो ये है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सना साहबा के ये जो टारगेटेड अटैक हुआ है तेहरान में इजराइल की तरफ से, इसकी 2 वजूहात जो मुझे समझ में आती है। एक तो उनके इंटरनल जो प्रेशर उनकी गवर्नमेंट में इस वक्त
बहुत ज्यादा मौजूद है। दाएं बाजू की जितनी जमातें हैं इसराइल में उनकी तरफ से कि तकरीबन 10 महीने होने को आए और इसका कोई जंग का लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल रहा। दूसरी चीज जो है वो है ऑल आउट वॉर। इसी चीज का सहारा रहते हुए इसराइल की कोशिश ये होगी कि वंस एंड फॉर ऑल ये जो फलस्तीनियन का उनकी नजर में कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले इन्होंने हिजबुल्लाह की जो काउंसिल है उनके ठिकानों पर हमला किया लबनान में, और उसके बाद जो है ये हमास के जो लीडर हैं उनको तेहरान में जो है वो शहीद किया। देखिए इस जो ऑपरेशन में ईरान में जो हुआ उसका बहुत ही क्लियर मैसेज इसराइल ने दुनिया को दिया है कि एक तीर से दो शिकार। मैसेज ईरान के लिए भी था और हमास का तो टारगेट था ही था, और इन्होंने ये डे बड़ा ही जो है ना कैलकुलेटेड चुना कि इस्माइल हनिया साहब जो हैं जब वो तशरीफ लाए थे नए प्रेसिडेंट की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए, तो उसके फौरन बाद ही उनको निशाना बनाया गया। मैं समझता हूं कि इसके काफी प्रॉब्स हैं इस चीजों के। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, चाइना का इन्फ्लुएंस को भी मद्देनजर रखते हुए और उसके जितने हवारी हैं चाइना का ब्लॉक, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी कि दुनिया ब्लॉक में बटने जा रही है, ईरान भी उस चाइना के ब्लॉक में किया जाता है। चाइना ने पिछले दिनों हमास और फतह के दरमियान जो है वो एक डील ब्रोक की थी बीजिंग में, जिसको बीजिंग डिक्लेरेशन का नाम दिया गया था, और तकरीबन 14 जो वहाँ लिबरेशन जमातें हैं फलस्तीन की, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे जिस तरह पीलो पहले होती थी उसको लाने की कोशिश की थी और वो डील ब्रोक की थी। और दुनिया को चाइना ने ये बावर कराया था कि जी देखिए जो देरपा अमन है वो मुतहद होके ही हो सकता है, और जब मुतहद होंगे जितनी फलस्तीनी जमातें हैं तो वो मिल के जो है वो फलस्तीन की आजादी के सिलसिले में जदोजहद कर सकती हैं। तो ये जो हमला है मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने भी फरमाया कि इस वक्त तो मुझे कोई ऑल आउट बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ईरान जो है वो उसको रिटेलिएट किस तरह करता है। जिस तरह उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि जी अब इनकी शहादत जो है इसका बदला लेना हम पर फर्ज है, और मैं समझता हूं कि जो ईरान की स्ट्रेटेजिकली और मिलिट्रिकली सुक्की हुई है उसको भी थोड़ा सा अंडरमाइन करने के लिए ये कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन एक्शन शायद ऑल आउट तो ना हो, लेकिन कोई ना कोई जो इजरायली इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जवाब ज़रूर देते हैं वो चाहे छोटी सतह पे दिया जाए, लेकिन एक सामने से एक जवाब ज़रूर आता है। इस तमाम सूरत हाल में क्या इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है? क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि ख़ास तौर पे चाहता है इसराइल के ईरान जो है मज़ीद आगे बढ़ के कोई कार्रवाई करे, क्योंकि इस वक्त ख़ुद इसराइल की जो अपनी वहाँ पे सियासी सूरत हाल है उसमें अपने लोगों को, उनके अपने सियासतदानों को भी अपनी बका की भी जंग ज़रूरी हो गई है ताकि वो अपनी आवाम के सामने भी जा सकें। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसी सूरत हाल है कि जानबूझ के ईरान की जमीन को यूज किया जा रहा है? इसमें तो देखिए जिस तरह इन्होंने ये एक्शन लिया ये तो डेलिबरेट ईरान को उकसाने की तहरीक थी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि अब दुनिया जो है वो दो हिस्सों में ब्लॉक्स में बढ़ती जा रही है। चाइना का इन्फ्लुएंस भी उस खित्ते में जो है मिडिल ईस्ट और एरिया में वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ईरान और सऊदी अरब की भी जो डील है ब्रोक करवाई थी चाइना ने, और उनके जो सवारती ताल्लुकात हैं उनको जो है वो मामूल पे लेकर आए थे। तो ये मुख्तलिफ रॉन्ग है। आप देखिए इसराइल के इस हमले के बाद अमेरिका ने बरमिला इस चीज का इजहार किया है कि अगर कोई इस ऑपरेशन के बाद कोई ईरान की या उसके हवारियों की रिटेलिएशन इसराइल के खिलाफ होती है तो अमेरिका इस जंग में इसराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। और आप पिछले दिनों देखिए कि जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर है जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया तो उन्होंने
जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी जो है वो मुलाकात की, और मैं समझता हूँ कि ये जो मुलाकात है ये शायद वहां से कोई न कोई सपोर्ट लेने का जरिया भी बनी थी, जो कि इन्होंने ये प्लान अटैक जो है इजराइल का जो है ईरान में इन्होंने किया था। अरे फवाद सिद्दीकी साहब, मुझे एक और बात, क्योंकि इन तमाम चीजों का असर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट में, आप क्या समझते हैं इस वक्त के क्या अमेरिका का असर रसूख जो है वो उतना है जितना अमेरिका इस वक्त समझता है, या कम हो गया है? क्योंकि अमेरिका के असर रसूख की वजह से हम समझते हैं कि आगे अगर कोई ऐसे ब्लॉक में जाने की सूरत हाल इन ममालिक की बनती है तो फिर आगे बहुत सूरत हाल क्लियर हो सकती है। जी बिल्कुल, आपकी बात वजह है। देखिए, जो पहले इन्फ्लुएंस अमेरिका का इस खित्ते में मौजूद था मिडिल साइड में, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और उस गैप का जो है फायदा मैं समझता हूं जो चाइना, क्योंकि एक वक्त इमर्जिंग वर्ल्ड पावर के तौर पे वो उभर है, खासतौर पर इकोनॉमिकल वर्ल्ड पावर के तौर पे, तो उसने उस गैप को जो है वो बहुत ही मुस्तैदी से जो है फिल करने की कोशिश की है। मैं जिस तरह आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि चाहे वो डील जो है वो हमास की और फतह की या 14 तकरीबन जो पार्टीज हैं अंडर PLO उस अम्ब्रेला की, ये डील अभी पिछले दिनों इन्होंने बीजिंग में जो है वो बुला के और ये डील करवाई है तमाम जो जेली जमातें हैं PLO के अंदर, इंक्लूडिंग हमास एंड फतह जो मेजर पार्टीज हैं। तो ये बेसिकली इंडिकेशन है दुनिया को कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है इस खित्ते में बढ़ा रहा है, और इसी इन्फ्लुएंस को कर्टेल करते हुए आप देखिए मिडिल ईस्ट के साथ साथ जो मैं आपसे इससे पहले कह रहा था कि इससे पहले ईरान की और सऊदी अरब की जो मफाहमती अमल शुरू हुआ था और जो सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे, उस डील को भी चाइना ने ही जो है वो होस्ट किया था और वो ब्रोक करवाई थी। तो मैं समझता हूं कि इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का अब खित्ते में इतना ज्यादा नहीं है, और इसी को देखते हुए अमेरिका जो है वो इजराइल को इस चीज की शह दे रहा है कि जी किसी ना किसी तरह आप जो है ये जो ईरान के थ्रू या हमास या हिजबुल्लाह के थ्रू जो है वो चाइना को इस वॉर में डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व किया जाए। तो लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा शायद होगा नहीं, जितना आपने भी बड़ा अच्छा ये बताया कि इससे ज्यादा ऑल आउट वॉर जो है वो शायद इतनी ज्यादा इससे ज्यादा जा न सके। सवाल एक और फवाद सिद्दीकी साहब, एक मुख्तसर सा जवाब एक और मैं आपसे चाहूंगी, उसके बाद आगे बात करेंगे कि क्या इस वक्त ईरान पे जितनी सेंक्शंस हैं और ये समझा जाता है एक सोच है कि जनाब सेंक्शंस की वजह से बहुत मुख्तसर तौर पे कार्रवाइयां या ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता, क्या ऐसा है कि ईरान को हम कमजोर समझें इन सेंक्शंस की वजह से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ईरान को मैं जितना आप कर रहा था पहले भी कि ईरान को अब शायद वो सैंक्शन इतनी ज्यादा माशी तौर पे प्रॉब्लम नहीं करती। इसी वजह से जो एक्सपेक्टेड नेक्स्ट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने भी इस चीज का ऐलान किया था कि जी हम ईरान से अपने ताल्लुकात जो है वो जो डायलॉग है वो हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें इस वक्त आपको पता है चाह बाहर है ईरान का, उसमें इन्वेस्टमेंट दो बड़े ममालिक कर रहे हैं, इंडिया और चाइना। इसी तरह जो चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो ईरान में इस वक्त मौजूद हो रही है, और उनके बायोलैटरल रिलेशन बहुत हद तक जो है वो इकोनॉमिकल तौर पे मजबूत हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि जो सैंक्शंस अगर इस पे एक तो शायद अब अमेरिका मुकम्मल नहीं हो सकता किसी भी मुल्क में दोबारा सैंक्शंस लगाने का, लेकिन अगर सैंक्शंस की तक बात पहुंच भी जाती है तो मैं नहीं समझता कि ईरान के ऊपर कोई खास असर पड़ेगा या वो शायद रिटेलिएट करने से बाद आ जाए। ये मैं बिल्कुल नहीं समझता। अच्छा, एक आखिरी सवाल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल है कि हम अपनी भी सूरत हाल देखना चाहेंगे। जब जंगों की वजह से पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक में जब जंगें होती हैं, ऐसी सूरत हाल होती है तो हमें नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के हालात अभी भी हैं और हम उसको भुगत रहे हैं इस वक्त। ईरान में कोई भी सूरत हाल होती है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इधर अंदाजी होती है, किसी ना किसी सूरत में यहाँ पे भी चीजें खराब होना शुरू होती हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान इफेक्टेड होगा?
होगा? जी देखिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि अगर पड़ोसी मुल्क में कोई इंतशार या कोई जंग की कैफियत होती है तो पाकिस्तान तो उससे जरूर मुतासर होता है। आपको पता है अफगानिस्तान में अमेरिकन वॉर से पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, उसके बाद जो उनकी सिविल वॉर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, तमाम दहशतगर्दी उनकी वहाँ स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से अफगानिस्तान में वो हमारी तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली ये है। इसी तरह ईरान का आपने पिछले दिन देखे, हमारा और ईरान का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक तक बात चल गई, लेकिन उसके बाद दोबारा क्या है कि वो हालात मामूल पे आ गए। लेकिन देखिए, अगर हम ये अब कंसिडर करते हैं कि अमेरिका या उसके हवारी हमसे कोई मदद चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ एयर पैसेज या हमारी जो हवाई सरहदें हैं उनको इस्तेमाल या पानी की सरहदें इस्तेमाल करना, तो मैं समझता हूँ शायद अब वो चीज जो है किस्सा पार ना हो। वेरी वेल एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया फवाद सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है रज़ाक बाजवा साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और साथ ही साथ मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगे जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं और मुझे बताइएगा कितना वक्त हमारे पास ताकि फिर हम उस लिहाज से जो है तफसील से बात कर सकें। चलें जनाब रज़ाक बाजवा साहब से तफसील से बात करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। यहाँ पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। जो सूरत हाल है जियोपॉलिटिक्स की, उसमें पाकिस्तान यकीनन इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्योंकि गर्म पानी का वाहिद ख़त्ता और जिसमें दुनिया भर की नज़रें हैं। अगर कहीं जंग की सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान इसलिए भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पे आता है, पाकिस्तान को लिया जाता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। ऑपरेशन होना था यहाँ पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, फ़ौज करना चाहती थी, लेकिन हमारे यहाँ शदीद उसकी मुखालफत हुई। मुखालफत की वजूहात क्या हैं और क्यों सियासी जमातें इस तरफ नहीं जाती हैं, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, क्या समझते हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले हमने तर्जुमान फौज की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें बाकायदा वो शिकवा कर रहे थे, और शिकवा भी यूं जैसे अपने भाइयों से, अपनी आवाम से शिकवा किया जाता है कि हम तो काम करना चाहते हैं, जो हमारी सतह पे काम है वो तो आप हमसे नहीं करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सफाई हो सके, और जब लेकिन जिनसे आप हम मुज़ाकरात के लिए नहीं, आप हमसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो हमारा काम है वो आप हमें नहीं करने देते। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है सूबे सरहद की KPK की, और ख़ास करके अभी जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है मुल्क दुश्मनों की जानिब से बलूचिस्तान की, ये तो बड़ी एक संजीदा किस्म के हालात हैं मुल्क के। देखें, आप देखेंगे पाक फ़ौज को सूबे सरहद में जिसे यानी KPK में और बलूचिस्तान में उलझाया जा रहा है, और फ़ौज पर किस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, यानी कि इस सारी मुनज़्ज़म साजिश के पीछे, KPK के हालात ख़राब करने के पीछे, बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के पीछे अब देखें कि ये बैरूनी क़ुव्वतें हैं, इसमें ज़ाहिर है इंडिया मुलव्वस है, इसमें अफ़गानिस्तान मुलव्वस है, और इसमें हमारे जो ख़ास तौर पे जो घर के लोग हैं वो तंजीम है जिन्होंने लिबादा तो पाकिस्तान का उड़ा हुआ है, लेकिन वो काम किसी और के लिए करे। आप देखें कि किस तरह पिछले दौर में जो KPK में, ज़ाहिर ये तीसरा टर्न है उनका भी चल रहा है बलूचिस्तान में, 11 या 12 साल हो गए कंटिन्यू उनके इक़्तिदार को वहाँ पे। कौन सी वो जमात है जिसने तालिबान को इजाज़त दी वहाँ आने की? किसने उन्हें जेलों से माफ़ी दिलवाई? उस वक्त के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने आम माफ़ी भी दी और उन्हें जेलों से निकाल कर उन्हें अपना भाई कहा गया। चलें, हमें उस पर कोई सियासतदान ये गलती कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो हमारे बच्चों को मारते हैं उन्हें हम बाद में भाई भी कह देते हैं। देखिए ये तो, और उसके बाद जो है भाई कहने के बाद आज हमने इन द एंड उनको खारजी कह दिया, मतलब अब जाके हमने उनको मैं समझता हूँ कि वो खारजी थे और खारजी हैं। हमने पहले क्यों गलती की? ये छोटे छोटे मफादात के लिए वहाँ KPK में अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए, या वहाँ अमन की बहाली या जो भी जाओ वहाँ, वो तो PTI के दौर में भी वहाँ गुंडागर्दी हो रही थी, वो भत्ताखोरी कर रहे थे, वहाँ लोगों को अगवा करके ले जाते थे तालिबान। और हमारे में जो मालूमात के मुताबिक तो उस वक्त के सूबाई वज़रा और चीफ मिनिस्टर, और इस वक्त के भी सूबाई वज़रा और चीफ मिनिस्टर जो KPK के, वो तालिबान को बाकायदा पैसा भी देते हैं और उनकी
उनकी खिदमत भी करते हैं और उन्हीं की वजह से ये हालात ख़राब हैं। मैं ऑन स्क्रीन लोगों को बताना नहीं चाहती, लेकिन एक हकीकत है, केपी की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन केपी में बहुत कम ऐसी जगहें, दो तीन ऐसी जगहें जहाँ पे बाकायदा हुकूमत के रिट कायम है। बाकी आपको ये जो सूरत हाल है बड़ी संगीन हो गई है। शायद खुल के वो इसलिए नहीं बोला जाता कि बात गलत हो जाती है, लेकिन सर आप शायद सेकंड करेंगे इसको, यही वजूहात हैं कि ऑपरेशन के हवाले से देखिए जोर दिया गया। ऑपरेशन पाक फौज ने जो करने जा रही थी वो वहाँ की आवाम के खिलाफ तो नहीं जा रही थी, वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ जा रही थी। ये जो सारे मामलात की खराबी है वहाँ की केपीके की जो गवर्नमेंट है वो उसका हिस्सेदार है, यानी वो उस खित्ते में अमन व अमान को पैदा होने नहीं देना चाह रही। वो फितना पार्टी ने जिस तरह पूरे मुल्क की सूरत हाल ख़राब की, केपीके के मौजूदा सूरत हाल को ख़राब करने में वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट मुलव्वस है। देखें, अगर पाक फौज ने इस्तेकाम नाम से कोई मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन शुरू करने लेकिन उसकी मुखालफत की। आप देखें कि वो किन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो तालिबान की या दहशतगर्दों की हौसला अफजाई कर रहे हैं ना। वो नहीं चाहते कि इस खत्ते में हम अब फौज, हकीकत है कि पाक फौज को मायूस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो अपने इरादों से, अपने काम से हट जाए, मुल्क की दिफाई सूरत हाल से हट जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है, ये पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाए कि हम तो चाहते हैं कि अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमन व अमान के जो वहाँ सूरत हाल है बलूचिस्तान, आज देखें अभी बलूचिस्तान के हालात को आप देखें कि वहाँ जो है वो आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा ओढ़ के वो खूनख्वार लोग जो लोगों को वहाँ कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जो अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने जो है वो ये जो हमारी बहन, हमारी खातून जो वहाँ पर लीड करे, पता नहीं क्या नाम है उसका, मारम बलोच, वो उसके वालिद साहब पर 250 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि वो इकरार कर रहे हैं कि मैंने 250 के करीब पंजाबियों को वहाँ कत्ल किया। यानी शायद मजीद लांगा, ये इसी तरह का कोई नाम है उनके वालिद साहब। तो अगर कत्ल करना, अगर दहशतगर्दी फैलाना और सारा झगड़ा जो है डॉक्टर साहबा इस वक्त नहीं चाहते मुल्क दुश्मन कुव्वतें कि वहाँ पर सी पैक तेज़ी से तामीर हो, नहीं चाहते कि वहाँ सी पोर्ट मुकम्मल हो। वो अब क्योंकि वहाँ पर पाक फ़ौज की बदौलत वहाँ अमन अमान कायम करके वहाँ एयरपोर्ट भी ग्वादर का जो उसकी ओपनिंग है अगले महीने, और वहाँ की पोर्ट भी जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है। तो सारे जो मुल्क दुश्मनों की पाकिस्तान की तरक्की को रोकना मामला है। वो नहीं चाहते कि भाई वो इस तरह के बलूचिस्तान की सूरत हाल पैदा करती, जंगी सूरत हाल, जिस तरह पाक फौज पर पथराव किया जा रहा है, उन पर दीगर जो केपीके में उनकी छावनियों पर हमला किया जा रहा है अमन मार्च के नाम से। देखिए, एक अमन मार्च का नाम दिया जाता है। अमन मार्च का तो पैगाम होता है लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करना, उन्हें पाकिस्तान की हदूद में रह के अपने मुतालबात का इजहार करना। वो जाते हैं वाइट झंडे ले करके और जाके वहाँ पर बन्नू में वो हमला कर देते हैं पाक फौज की छावनी पर, और वहाँ पर तशद्दुद करते हैं उनकी। जब फौज हवाई फायरिंग करके उन्हें मुंतशिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 200 लोग मार दिए, 150 लोग मार दिए। तो ये सारे मुल्क दुश्मनों की हमारे मुल्क को पीछे करने के लिए, इसे मज़ीद नुकसान पहुँचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वफाक पर यकीन रखने वाली सियासी जमात, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इस जो मौजूदा जो ऑपरेशन करने जा रही है फौज, वो तर्क नहीं किया गया, वो तो वक्ती तौर पर उसे थोड़ा डिले किया गया। मैं समझता हूँ कि केपीके और बलूचिस्तान में एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो वहाँ की आवाम की नहीं, बल्कि वहाँ के दहशतगर्दों और जो खारजी वहाँ पर शामिल होकर, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के लोग और इंडिया के जो राह के लोग जो वहाँ शामिल हो रहे हैं बलूचिस्तान से, वो इस तहरीक, कौन दे रहा है इनको इतने बड़े पैसे, कौन दे रहा है इतने, अब किस तरह ये यूरोप ममालिक के दौरे करते हैं अलहदगी पसंद जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं, और किस आज़ादाना तौर पर वो 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को रोड पर लेकर के बैठ कर पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फैला रहे। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को पाक फौज का साथ देना चाहिए, उनको बैकअप देना चाहिए उनको, और इस मौजूदा जो ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ, ना किसी आवाम के खिलाफ, ना किसी सियासी जमात के खिलाफ होना चाहिए, वो खालिस्तन
दहशतगर्दों के खिलाफ होना चाहिए, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ होना चाहिए, और ये इस मुल्क की सलामती के लिए बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही सर। और पीपल्स पार्टी की मैं हमेशा बात करती हूँ, बड़ी बिचौर बात, और रज़ाक बाजवा साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सोशो इकोनॉमी का तस्वुर जो है वो हमें ना हमारे सियासतदान जानते हैं, ना जो है आम आवाम को पता है। जनाब आप कर क्या रहे हैं, ये आपके प्रोजेक्ट्स किस तरह से लग रहे हैं, आपकी जो है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के बारे में जो भी बात करता है ना, खासतौर पे यहाँ का कोई लोकल बंदा, वो एक दफ़ा पाकिस्तान का नक्शा उठा के देख ले तो उसको अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया से किस तरह से कनेक्टेड है, और पानी कहाँ कहाँ से, कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं। तो आपको तमाम अक्ल सामने आ जाएगी, ठिकाने आ जाएगी कि असल प्रॉब्लम क्या है इस खत्ते का, तो आपको सामने सूरत हाल मिल जाएगी। और अगर ताकत के जवाब में ताकत अगर नहीं कोई इस्तेमाल कर रहा तो वो उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि वो उसकी ताकत होती है कि वो अपनी आवाम के खिलाफ जो है नहीं जाना चाहता। लेकिन मजबूर ना किया जाए तो बेहतर है। रियासत में रियासत खड़ी करना कहीं भी अक्लमंदी नहीं है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रजा यहाँ पे मुनव्वर मिर्जा साहब, आप तज्जियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुनव्वर मिर्जा साहब मुझे सुन सकते हैं? मुनव्वर मिर्जा साहब हैं हमारे साथ? ठीक है, मुझे स्टूडियो में उनकी आवाज नहीं आ रही है। चलें जनाब, राब्ता जैसे ही हमसे बहाल होते हैं हम बात करते हैं। मुनव्वर मिर्जा साहब आप मुझे सुन सकते हैं? आपको सुन सकते जी। मुनव्वर मिर्जा साहब, अभी रिसेंट सूरत हाल पे बात करेंगे। ईरान में जो सूरत हाल है इस वक्त, और लगता है कि कोई जंगी कैफियत भी बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सूरत हाल हुई तो बहुत छोटा जवाब कोई दिया जा सकता है स्ट्राइक की सूरत में। एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि बहुत बड़ा कोई जवाब दिया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है एक फासला भी हमें याद रखना चाहिए कि कितना फासला है दोनों ममालिक के दरमियान। क्या समझते हैं इस वक्त खत्ते की सूरत हाल पे, क्या तज्जिया है आपका? बिल्कुल, या आप रेफरेंस दे रही हैं इस्माइल हानिया साहब का जो कत्ल किया गया? जी सर, ऐसा ही है। अलग सुबह उसी का जिक्र कर रही हैं ना? जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि इस्माइल हानिया साहब जो हैं, जैसा कि आप दुनिया जानती है, वो हमास के सरबराह हैं। खास तौर पे जो उनकी जो पॉलिटिकल वो है वो उसको वो लीड करते हैं। आपको याद होगा कि जब 2006 में पैलेस्टाइन स्टेट में इलेक्शन हुए थे और हमास जीती थी, तो उस वक्त उन्हें वजीर आजम के लिए भी नामजद किया गया था, लेकिन वो नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं बना सके। तो ये सूरत हाल तो है, लेकिन और ईरान की सरजमीन के ऊपर उनका इस तरह इस जारियत से उनका जो कत्ल किया गया है और जिस तरह उन्हें हलाक किया गया है, वो जो है वो बड़ा यानी एक अहम और सवालिया निशान है। एक तरह से ये बैक वक्त ईरान को और जो ईरान की जो सपोर्टेड मिलिशियाज हैं, जिसके अंदर हिजबुल्लाह हैं, जिनके एक टॉप कमांडर को अभी परसों हलाक किया गया बैरूत में, फिर होसी जो हैं यमन के, वहां पर उनकी ऑयल की जो तमाम इंस्टॉलेशन हैं जो कि उनकी मेन फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, उनको तबाह किया गया। तो इससे ये पता बज़ाहिर तो ये पता चलता है कि ये एक एस्केलेशन है जो कि इसराइल की तरफ से हुई। लेकिन सर मैं कता कलामी की माजरत मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, मेरे ख्याल है 2 दिन पहले बैरूत में कार्रवाई हुई है, वो भी इसराइल की तरफ से हुई है, और फिर यहाँ पे ईरान में होना, क्या ये समझा जाए कि बिल्कुल खुली छूट है कि वो जहां चाहे जिसको चाहे कत्ल कर सकता है? देखिए, उसने इसराइल ने तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश किया, क्योंकि देखिए ना, बैक वक्त 3 जगह एक हफ्ते के अंदर, एक उधर यमन में, फिर बैरूत में उनके टॉप कमांडर को उन्होंने मारा, नंबर 2 थे वो, और फिर ईरान की सरजमीन के ऊपर इनका इस्माइल हानिया साहब को निशाना बनाना, ये तो बड़ी ही जिसे कहते हैं ना एक खौफनाक पैगाम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खामेनाई साहब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रिएक्ट करते हुए कहा कि हम इसका इंतकाम देंगे, इसका प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे और जोरदार जवाब देंगे। लेकिन वो जो अभी आपने इससे पहले मुझसे सवाल किया था और आपने कहा था कि क्या ये जवाब दिया जाएगा इसी तरह जिस तरह के वो कह रहे हैं, तो मैं समझता ये हूं कि अभी तक जो पैटर्न देखने में आया है वो ये है कि कोशिश सबकी यही है कि कम से कम मुल्कों की, जैसे ईरान है
या और सीरिया के ऊपर भी हमला हुआ था, आपको याद होगा उन्होंने दमिश्क के अंदर एम्बेसी तबाह कर दी थी। उन मुल्कों की तमाम कोशिश ये है कि वो रेस्ट्रेंट से काम लें और एक हद से आगे ना बढ़े कि ये चीज जो है वॉर के अंदर चली जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यानी कि आप ये पॉलिसी इसराइल की और ममालिक भी समझते हैं कि इसराइल खुद उकसा रहा है, लेकिन उस पॉलिसी की तरफ नहीं जाना है इस वक्त किसी को भी। हाँ, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपको एक और चीज की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जिसकी मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों की गई है। आपको याद होगा अभी 24 जुलाई को बीजिंग में तमाम जो पैलेस्टाइन के जो फैक्शंस थे उनको उन्होंने इकट्ठा किया था और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि गजा में जब सीज फायर हो जाएगा तो कैसे एक कंसेंसस गवर्नमेंट फॉर्म होगी जिसके अंदर पैलेस्टाइन के जितने भी वो हैं इसको भी नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने टारगेट कर दिया है। तो एक तरह से तो सबको चैलेंज कर दिया, लेकिन जो चीज मुझे हैरत कर रही है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सलामती कौंसिल का इजलास तो जरूर हो जाना चाहिए था। इस्माइल हानिया का साहब का जो कत्ल है इस तरह सरेआम और खुलेआम, इसके ऊपर कोई रिएक्शन सलामती कौंसिल की सर ओआईसी का तो मुझे रोल अभी समझ से बाहर है, ओआईसी क्या कर रही है सर। लेकिन सर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे आलमी सतह पे चाहे जितना भी इसराइल के साथ लोग साथ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी शख्स की तरफ जान लेना, उस शख्स की शहादत का बाइस बनना कि जो सियासी विंग का सरबरा है और वही एक शख्स था जो कि मुज़ाकरात कर सकता था, ये क्या मैसेज है कि क्या वो जंगबंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है? आपकी बात तो सही है डॉक्टर साहब। इस्माइल हानिया को मॉडरेट कहा जाता है क्योंकि आपने देखा, आपको मालूम है कि जो उनके मिलिट्री विंग के जो कमांडर हैं वो तो याह्या सिनवार हैं जो कि लीड कर रहे हैं, और उन्होंने 7 अक्टूबर वाला जो वाकया हुआ था उसकी सारी प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन याह्या सिनवार ने की थी, जो हमास के लीडर है और वो वहीं गजा के अंदर बताए जाते हैं वो रहते हैं। ये यहाँ कतर में रहते हैं और ये जो दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें कतर भी शामिल है, हमास भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है और अमेरिका वगैरह भी शामिल है, वो उसे लीड कर रहे थे और उन्हें मॉडरेट भी कहा जाता है और उन्हें ये भी कहा जाता है कि वही जो पॉलिटिकल वो है उसकी तरफ वो बढ़ रहे थे। अब 10 महीने हो चुके हैं, इतने मासूम लोगों का की हलाकतें हो चुकी हैं गजा के अंदर, तो अब किसी न किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए था। मगर नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो मुझे लगता है कुछ अंडर प्रेशर है, क्योंकि जब वो अमेरिका गए तो वहां पर जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ इतनी पूरी होती हुई नजर नहीं आई मुझे। तो वो लगता ही है कि वो जरा मतलब ओवरऑल तमाम फ्रस्ट्रेशन है। फिर ये भी फ्रस्ट्रेशन है कि जितनी नाकामियां हो रही हैं और हम मुसाद के बारे में इतना सुनते हैं कि जनाब नंबर 1 जो है उनका काम है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं हासिल हो सकी इतना खून बहाने के बाद भी। ये फ्रस्ट्रेशन है जो मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रही है। एक बात ये भी है कि इतने अरसे के बावजूद भी उन्हें वो कंप्लीट कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हम अपने जो होस्टेजेस हैं उनको रिहा करा लेंगे, तो अभी तक तो वो उन होस्टेजेस को रिहा कराने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू भी है, जो बेगुनाह लोग हैं गजा के अंदर जिनमें बच्चे और औरतें शामिल हैं, उनका जो कत्लेआम हो रहा है वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हानिया साहब के सीन से हट जाने के बाद अब ये कितना मुमकिन होगा या कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, ये जो है ये अब दुनिया को देखना चाहिए। मैं तो समझता ये हूँ कि और जितने लोग हैं वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो पे मिडिल ईस्ट की नजर रखते हैं, उन सबका कहना यह है कि अब सलामती कौंसिल को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि वही ये काम कर सकती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और एक एक करके कोई या कोई ऐसे दोहा मुज़ाकरात। सर आप सलामती कौंसिल की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि 40,000 शहादतें हो चुकी हैं, मतलब दुनिया की तारीख में बदतरीन ये वाकयात हैं जो कि हो रहे हैं इस वक्त रुए जमीन पे। मैं समझती हूँ कि 40,000 लोगों की शहादतें और खुदा की राह में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, ये कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। उस वक्त कहाँ थे ये लोग, तमाम ममालिक? उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि इस जहारियत को रोका जाता?
बिल्कुल मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये असल में जो है वो तो अब ये सलामती कौन पहले उन्होंने किया और नहीं हुआ, लेकिन उसके ये भी तो ओनस है उन्होंने अकरात के ऊपर छोड़ दिया ये तय कर कि हम कुछ नहीं कर तो दुआ मत कर ना। चाइना ने वो एग्रीमेंट ऐसा कि ना, और ये बहुत शुक्रिया मुनव्वर मिर्जा साहब, आप इतनी दूर से हमसे राब्ता कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से अपना वक्त भी निकाल के दे रहे हैं। मेरे ख्याल है लाइन में कुछ डिसऑर्डर है, हम बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि कल भी हम तफसील से इस मौजू पे बात करें। रज़ाक बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। वही बात आती है कि इतनी बुरी सूरत हाल है, उसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी भी सीट्स पे हम लड़ाई कर रहे हैं, हम अभी भी जो है वो बलूचिस्तान के मसले को भी सियासी रंग दे रहे हैं, हम अभी भी केपी के मसले को सियासी रंग देना चाह रहे हैं। ये क्यों नहीं समझ पा रही है चीज़ों को? और मैं खास तौर पे बात करती हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ा अच्छा किरदार अदा कर भी रही है और कर भी सकती है आगे। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी पार्टी की सतह पे बन रही है कि जनाब तमाम लोगों को मिल के बैठा जाए? और आगे आज़ादी का महीना भी हमारा जो है वो आ रहा है, क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या होना चाहिए? देखें डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल है और इसे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत संजीदगी से ले रही है। मुल्क की सरहदों को जो जमातें या जो लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं, हमने उसकी इसीलिए तो हमने उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। देखें, ये मैं इदारों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। जब ये लोग फल रहे होते हैं, फूल रहे होते हैं, ताकतमान हो रहे होते हैं, उस वक्त इनका गला क्यों नहीं दबाया जाता? इन्हें क्यों पहलवान बनाया जाता है? ऐसी जमातों को, ऐसी शख्सियात को, या ऐसी चाहे वो सियासी जमातें या जो भी हैं, अब जब वो बिल्कुल तनावर दरख्त बन जाते हैं, जब वो अपना जलवा दिखाते हैं, तो फिर हम उनका इलाज जिस तरह आप करने जा रहे हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत का नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत, बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत आपके सामने, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और आज तक खड़े, और इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हयात है, जिंदा है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, अब ज़ाहिर है अब हमारी गवर्नमेंट तो है नहीं, हमारे 70 के लगभग हमारे अरकान कौमी असम्बली है। हमने एक पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के दिखाया भी, आइंदा भी दिखाएंगे। हम मौजूदा गवर्नमेंट को भी, हमारी जो पार्लियामेंटेरियन है या हमारी क़यादत है, वो समझाने की कोशिश कर रही है कि ये फितना फसाद पार्टी बातों से दुरुस्त नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये आज जो मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, इन सब खराबी की जड़ खान साहब थे। उन्होंने लोगों को वरगलाया, झूठ बोला, थपकी दी, और उन्हीं की वजह से सूरत हाल मुल्क की पेचीदा हुई है, ख़राब हुई है। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क की सलामती बरकरार रखे। जैसे इस फितना पार्टी ने लोगों की जहन साजी करके ला करके फौज के और इदारों के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, पाक फौज बहुत हालात को संभाला दे रही है, ये उन्हें मुश्तमिल करने की कोशिश करते हैं ताकि भाई इतना कल 16 फौजियों को पत्थरों से जख्मी किया, उसमें एक जवान पाक फौज का शहीद भी हो गया पत्थर लगने से। उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, और वो पाकिस्तान की सलामती के लिए और इन दहशतगर्दों की इस मुल्क दुश्मनी के करने के बावजूद वो इन पर गोली नहीं चला रहे, इनको जवाब नहीं दे रहे, वो अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। उन्हें पता है, ये चाहते हैं कि उन फौज की तरफ से उन पर कोई वार किया जाए ताकि हम मजलूम बने और उसको इशू बना के पूरे मुल्क में आग लगाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाक फौज का सारी सियासी जमातों को मिल करके पाक फौज का साथ देना चाहिए। और जब इसका कोई इलाज नहीं है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए, और सियासी जमातों को ऐवान में भी और मैदान में भी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मुल्क की सलामती से अवलिन ना कोई सियासी जमात है, ना कोई सियासी कायद है। ये मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है। इसमें 20 लाख लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है, 5 लाख लोगों ने इसमें सबसे बड़ी हिजरत की है, पाकिस्तान
बनाने में बहुत बड़ी हमारी नस्लों ने इसकी बुनियादों में इससे हम इंशाल्लाह नुकसान पहुंचाने बहुत शुक्रिया रज़ाक, हौसला अफजाई नहीं होने देंगे। जी और मैं तो पाकिस्तान भर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जो जमातें, जो सियासी जमातें या वो अपने आप को कौम परस्त कहती हैं या वो उनका बाइकाट करें, उन्हें सोशल बाइकाट करें। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन बनकर उन्हें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर उन्हें जवाब दे। अब आगे 14 अगस्त का महीना आ रहा है, बल्कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से इस पहली अगस्त तो इस अगस्त को हम जोशो खरोश से मनाएं और अपने मुल्क की सलामती के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा, वरना ये दहशतगर्द ये सियासी जमातों का लिबादा ओढ़कर हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल ऐसा ही सर, बहुत शुक्रिया आपका। कौम सिर्फ एक है और पाकिस्तानी कौम है। कौम परस्त होना का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ आप खड़े हैं। अगर आप पाकिस्तानी अपने आप को नहीं कह सकते और आप कौम परस्त किसी और जुबान में आके कहते हैं और अपने आप को कोई और कहते हैं, तो आई एम सॉरी टू से, चाहे जितनी बड़ी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं बरमला ये बात करती हूँ, पाकिस्तान है तो मैं हूँ, पाकिस्तान है तो आप हैं। वो लोग जो इस वक्त ये बातें कर रहे हैं उनको पता चलेगा जब आज़ादी उनके पास नहीं होगी। तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिन लोगों को आपके खिलाफ बात करनी चाहिए वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखनी चाहिए। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।